नमस्कार, मैं नीतीश स्वागत कर रहा हूँ आपका आज के इस नए सेशन में। मैं आज आप लोगों के सामने कुछ नया लेकर के आया हूँ। ये नया क्या है तो आप ही लोगों का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है फरवरी 2026 में, उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है ये बोर्ड के द्वारा ऑफ़िशियली जारी किया गया है, बिहार बोर्ड। तो ये एक प्रारूप के तौर पर है। मतलब जब आप फरवरी में एग्ज़ाम देने जाओगे तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको एग्ज़ाम हॉल में दिखेगा। ये जो आपको मिलेंगे ना क्वेश्चन पेपर, तो ऐसा ही मिलेगा। तो ये एक नमूना की तरह है। इसको आप नमूना के तौर पर आप समझ सकते हो। जैसे आपका एडमिट कार्ड से पहले डम्मी एडमिट कार्ड आता है, बस वैसे ही समझ लो कुछ है। ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, कुल प्रश्नों की संख्या 106, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव होगा और 6 सब्जेक्टिव होगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे हॉल में भी। ये 3 घंटे जो है ना, ये रीडिंग के लिए है। 15 मिनट अतिरिक्त समय है, उसमें आप OMR भरोगे, है ना, और प्रश्न पत्र को पढ़ोगे, निर्देशों को पढ़ोगे। चूँकि गांव घर के बच्चे रहते हैं तो सबको समझ में नहीं आता है कि मतलब सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो सबको ध्यान में रख करके इस तरह का लिया गया है निर्णय। ठीक है, बहुत पहले से ही है लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। कुल जो पृष्ठ हैं इसमें 22 हैं, तो आई होप कि मेन पेपर में भी आपको 22 ही प्रश्न मिलेंगे और पूर्णांक इसके 100 है। ठीक है, कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रहे, कंपलसरी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अनिवार्य पेपर है। चलिए कुछ निर्देश को देखते हैं, बोर्ड ने क्या निर्देश जारी किए हैं आप लोगों के लिए। तो निर्देश में सबसे पहला जो है ना, वो है OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों वाला अवश्य लिखेंगे। तो ये आपको मिलेगा, जब बुकलेट मिलेगा तो उसमें 10 अंक का बुकलेट होगा। उसमें 10 अंक का आपको उसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। उसको आपको OMR पे अंकित करना होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है वो सेम ही रहता है। जो आपका ये क्वेश्चन पेपर का बुकलेट नंबर होता है वही आपका OMR का भी होता है, चूँकि वो उसी में रहता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देंगे। ये मैं कई बार क्लास लेने के दौरान भी बच्चों को बोलता हूँ कि चीज़ों को पढ़ो, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप उसका उत्तर खुद करें। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है दाहिनी और हाशिए में दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। मतलब क्वेश्चन के आगे यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि कितने अंक का वो प्रश्न है। ठीक है, तो 5 अंक का है, 2 अंक का है, 4 अंक का है, 8 अंक का है। तो इस तरह से आपको अंकित किया हुआ रहेगा, ताकि आपको पता रहे कि कितने अंक, कितने शब्दों में मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना है। फिर अगला है, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। बता दिया गया था 3 घंटे 15 मिनट। ये अगला है, यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब। तो खंड अ ऑब्जेक्टिव वाला है और खंड ब सब्जेक्टिव वाला है। अगला पॉइंट है, खंड अ में 100 अंकों के लिए 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 50 अंकों का आपको उत्तर देना अनिवार्य है, 50 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यही बात है, यही बात को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन पॉइंट अलग से है, क्योंकि यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आप उस पर वाइटनर नहीं चला सकते। मैंने कॉपी जांच में बहुत बच्चों को देखा है कि उसमें क्या करता है कि OMR पे ना कोई फिल कर देता है और इसको काट के दूसरा फिल कर देता है। ये गलत मत करिएगा, ये गलती मत कीजिएगा बाबू, नहीं तो पेंडिंग में चला जाएगा रिजल्ट। गलती से भी ये काम मत करना है हॉल में। आपने किसी भी एक को अगर ऐसे कर दिया तो आप मान लो कि आपसे भूल हो गई, आप उस पर कोई छेड़छाड़ मत करना। नहीं तो अगर कंप्यूटर ने अगर उसे नहीं लिया ना, तो फिर समझ लो कि आपका एग्ज़ाम रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा। अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। देख लो, लिखा हुआ भी है। तो डरो इस चीज़ से, मजाक में मत लो इस चीज़ को। उसके बाद जो सब्जेक्टिव की बात हो रही है, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न जो है वो उसके अंक निर्धारित होंगे। खंड बी की बात हो रही है, जो 6 सवाल एक्स्ट्रा मिलेंगे। और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है आपको अंदर ले जाना नहीं है, मना ही किया गया है। हर साल मना किया जाता है, आपको भी मना किया गया है। तो ठीक है, इसी तरह से आपने कुल दिशा निर्देश को देख लिया, कुछ अलग नहीं था, सेम ही था जो होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है,
तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि 100 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं और आपको इस 100 प्रश्न में से 50 के उत्तर देने हैं। 100 में से 50 के उत्तर देने हैं। ठीक है बाबू। पहला सवाल है, गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है। ध्यान से समझना। बोला जा रहा है कि गोली से घायल बच्चा घायल है। ठीक है, तो संज्ञा तो नहीं होगा। गौर करना, किसी खास बच्चे की बात हो रही है, सर्वनाम भी नहीं है। ठीक है, बच्चे की बात हो रही है। ठीक है, और ये हालत खराब है, क्रिया विशेषण भी नहीं है, मेरे अनुसार विशेषण है। ठीक है, मतलब एक स्थिति की बात हो रही है, गुण तो नहीं है, गुण भी नहीं है, संज्ञा मतलब कुछ बात हो रही है यहाँ पर, सर्वनामिक विशेषण की बात है। कोई बच्चा है जो घायल है। ठीक है, ये क्रिया विशेषण तो नहीं है, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, संज्ञा बिल्कुल नहीं है, खास की बात हो रही है। ये मत देखो कि बच्चे हैं। ठीक है, तो पदबंध ऐसा टॉपिक है ना जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल का जो सही जवाब होगा मेरे अकॉर्डिंग विशेषण होगा। कोई और टीचर कुछ और बता सकते हैं, नो डाउट, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सी होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है ना बाबू कि कोई कुछ भी बोल सकता है कि बाबू देखो ये पदबंध हो सकता है, ये पदबंध हो सकता है। कुल पदबंधों की संख्या 4 होती है, कुछ कुछ विद्वान 5 भी बताते हैं, चलेगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इस सवाल के लिए ऑप्शन संख्या सी सही जवाब है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल है, जल शब्द क्या है। अब जल शब्द जो है ना वो पुल्लिंग है। क्यों? आपने सुना होगा गंगा का जल, कभी सुने हो गंगा की जल? नहीं। तो इससे ही निकल के आ गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग नहीं है, उभयलिंग भी नहीं है। अगला सवाल है, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, ये कौन सा वाक्य है। देखो यहाँ पर और शब्द जुड़ा हुआ है, तो और के लिए वो होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य। अगला सवाल है, कौन आ रहा है। कौन आ रहा है, ध्यान से समझना। तो कौन आ रहा है में सवाल पूछा गया है, यहाँ पर साइन ऑफ क्वेश्चन है, साइन ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर नो डाउट प्रश्नवाचक हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है इस सवाल का जवाब। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के बाबू 3 होते हैं, कर्ता, कर्म और भाव, है ना। भाववाच्य, कर्ता, कर्तृवाच्य, कर्ता को ही कर्तृवाच्य भी कहते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, तो 3 होते हैं। अगला सवाल, बिहार के राज्यपाल कौन है। तो बिहार के राज्यपाल कौन है आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये है बाबू प्रश्नवाचक। ठीक है, ये प्रश्नवाचक में चला जाएगा। कुछ खा लो, खाने की बात हो रही है, लेकिन क्या कुछ पता नहीं। कुछ खा लो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल जो है, प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। ध्यान से समझना, प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। तो प्रथम शब्द का विशेषण प्राथमिक हो जाएगा, बाकी ये सब गलत है, गलत है। ठीक है, सब धन, ध्यान से समझिए, सब धन, कितना धन कुछ पता नहीं, तो परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक, क्वांटिटी की बात की जा रही है। अगला है सेना, सेना, सेना का पर्यायवाची क्या होगा। भवानी होगा, सॉरी भवानी कह रहा हूँ, वाहिनी होगा। ये भवानी पर नज़र पड़ गई थी इसलिए मैंने भवानी कह दिया, वाहिनी होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। किरण का पर्यायवाची क्या होगा? ज्योति होगा, पद्मा नहीं होगा, अंबर नहीं होगा, आदित्य नहीं होगा। किरण, प्रकाश, ज्योति एक जैसा ही है। अभिमान, अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंड होता है। अस्मिता नहीं होगा, अस्मिता आइडेंटिटी को बोलते हैं, है ना, पहचान को बोलते हैं। तिमिर बोलते हैं अंधेरा को, घनघोर अंधेरा को, एकदम डार्क। अरण्यक बोलते हैं जंगल को, तो इसका सही जवाब है कृषाणु। कृषाणु, कृषाणु का मतलब अभिमान होता है, घमंड होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। चतुर का पर्यायवाची क्या है? चतुर मतलब होता है चालाक। वेदना, पीड़ा, भूषण, हाथी, संवेदना नहीं, फीलिंग्स की बात हो रही है, इमोशन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रवीण, प्रवीण का मतलब किसी काम में निपुण है, चतुर है ना। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध, ये सही है बाबू, परीक्षण, है ना। ये नहीं है, प्रसाद नहीं है, प्रणाम नहीं है, गलत है।
आगे बढ़िए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध कौन है? कवियत्री, मैंने कई बार बताया बाबू, कवियत्री को ठीक से लिखो, यही सही है। ज्येष्ठ गलत है, समिति गलत है, हिंदुस्तान गलत है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प प प फ ब भ, आप बोल के देखो, ओष्ठ आएंगे, दोनों लिप्स जो है आपके सटेंगे, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक है, आगे बढ़िए। मूर्धन्य स, अब लो, ये है ही मूर्धन्य स, मूर्धन्य स, तो मूर्धा इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें सोचना ही नहीं है। दिनेश पढ़ रहा है, दिनेश पढ़ रहा है, ये वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल की बात हो रही है, ध्यान से समझना। पूर्ण वर्तमान नहीं है, संदिग्ध वर्तमान बिल्कुल नहीं है, सामान्य भी नहीं है, समझना, ये तात्कालिक वर्तमान काल है। ठीक है, क्रिया हो रही है, उसी समय में हो रही है। आगे बढ़िए। कृपणता मतलब कंजूसी, कृपणता कौन सी संज्ञा है? ता लग गया ना, भाववाचक में चला जाएगा। आलोक पढ़कर खेलने लगा, मतलब एक क्रिया कर ली गई और दूसरा क्रिया को वो करने लग गया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? मनुष्य शब्द जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मनुष्य बाबू किसी खास की बात नहीं हो रही है, व्यक्ति तो नहीं होगा, गुण की बात भी नहीं हो रही है, द्रव्य की बात भी नहीं हो रही है, जाति की बात हो रही है ना। मनुष्य मतलब सभी मनुष्यों की बात हो रही है। रसोई घर शब्द कौन समास है? देखो बाबू, समास आपने पढ़ा है, तो रसोई घर शब्द जो है ना, रसोई घर ये तत्पुरुष का उदाहरण है। रसोई घर को अगर आप विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा रसोई के लिए घर। तो जब ये कारक चिन्ह की, जब इसमें कारक चिन्ह की ज़रूरत होती है तो उस समय हम लोग अव्ययी भाव, द्विगु, बहुब्री, ये सब तो आएगा ही नहीं। तो कारक चिन्ह जितना भी है ना वो सब तत्पुरुष में जाता है, तो रसोई घर तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल है, त्रिकोण शब्द कौन समास है? त्रिकोण, अब आपने पढ़ा है तीन कोणों का समाहार, तो द्वंद्व तो नहीं होगा, दोनों पद प्रधान नहीं है, नए भी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, द्विगु है ना, क्योंकि इसमें संख्यावाची विशेषण की बात होती है, संख्या की बात होती है। अगला सवाल है, देश विदेश शब्द कौन समास है? देश विदेश ये द्वंद्व है बाबू, द्वंद्व, दोनों पद प्रधान, देश विदेश आदि। आगे की सवाल देखेंगे अगर आप, तो निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? देखो अब वाक्य भी पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है, शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है, आपको पकड़ना होगा, है ना। और ये शुद्ध वाक्य आप तभी भी कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे जब आपको जेंडर का ज्ञान होगा। उसका कमर चौड़ा है, गलत, उसकी कमर चौड़ी है, उसकी कमर पतली है, तो कमर के लिए चौड़ा नहीं चौड़ी आएगा। मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, गलत, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली, गलत हो गया। तुम, मैं और वह चलेगा, गलत, गलत बात, तुम वह मैं ऐसी बनेगा, तुम मैं और वह चलेंगे, है ना। सीता ने झूठ कहा था, ये सही है, झूठ शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो सीता ने झूठ कहा था इज द राइट सेंटेंस, है ना। आपसे शुद्ध पूछा जा रहा था, आपने शुद्ध बता दिया। जीव जंतु, देश विदेश की तरह जीव जंतु भी क्या होगा? द्वंद्व समास का ही उदाहरण है बाबू। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। खिचड़ी शब्द जो है, खिचड़ी शब्द जो है वो कौन सा, मतलब किसका उदाहरण है? खिचड़ी शब्द का उदाहरण, खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? तो तत्सम तो नहीं होगा, संस्कृत का नहीं है, तद्भव भी नहीं है ना, क्योंकि संस्कृत का बदला हुआ, जब संस्कृत का ही नहीं है तो बदला हुआ तो होगा ही नहीं। विदेशी नहीं है, ये देसी शब्द है, देशज, खिचड़ी, है ना, टमटम, मचिया, पगड़ी, अलमीरा, यही सब जो है आपको देशज के अर्थ में आएंगे। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। कारक के कितने भेद? 8 भेद होते हैं, है ना, सबको पता है, समास में भी आपको बताया गया है। आँखों से देखा हुआ, अब देखो सहायता ली गई है, देखने के लिए मदद लिया गया है, किसकी? आँखों से, आँखों की, तो ये करण कारक का उदाहरण होगा। एक पंथ दो काज, मतलब एक ही साथ आपने दो काम कर लिए, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है, एक पंथ दो काज। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ोगे तो पेड़ से पत्ता गिरता है, ये किसका उदाहरण होगा? अपादान,
यहाँ करण नहीं है, ये से है लेकिन लगाव नहीं है, अलगाव की बात हो रही है। राम ने कहा होगा, यहाँ पर संदेह जताया जा रहा है, इच्छा तो नहीं है ना, आज्ञा भी नहीं है, निषेध भी नहीं है, तो यहाँ पर राम के लिए संदेह है कि भाई कहा होगा, मुझे पता तो नहीं है लेकिन कहा होगा। ठीक है। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? राष्ट्रीय। अच्छाई शब्द कौन सी संज्ञा है? लो आ गया आई की मात्रा। अच्छाई, बुराई, सच्चाई, ये सब किस में आएगा? भाववाचक में आएगा। ठीक है। मोती शब्द कौन सी संज्ञा है? मोती। अब ध्यान से समझिए, मोती है ना, तो जातिवाचक में चला जाएगा, क्योंकि मोती से तो समूह की बात नहीं हो रही है ना, द्रव्य की बात भी नहीं हो रही है, व्यक्ति की भी बात नहीं हो रही है, मतलब किसी खास की भी बात नहीं हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं जातिवाचक की तरफ इशारा कर रहा है। संसार की सभी मोती, चाहे वो महंगी हो सस्ती हो, सबकी बात हो रही है, मोती। ठीक है। लेखक शब्द कौन सी संज्ञा है? अब लेखक किसी भी खास की बात नहीं हो रही है, तो व्यक्तिवाचक तो होगा भी नहीं, जातिवाचक, समूह नहीं, भाव तो खैर होना ही नहीं है। तो इस तरह से आप सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, वही जवाब देना जो आपको 100% पता हो कि इसका जवाब कौन सा होगा, अदरवाइज मत टच करना। तुम्हारे पास 100 ऑब्जेक्टिव है, जवाब देने हैं मात्र 50, तो गलती तो बिल्कुल भी मत करना। अगला सवाल देखेंगे, वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से आए हुए हैं लेकिन वो बदल करके हिंदी में लाए गए? तद्भव। क्योंकि संस्कृत और प्राकृत से आ रहे हैं सीधे तौर पर तो वो तत्सम हो जाएगा, लेकिन बोला जा रहा है यहाँ पर कि वो विकृत होकर के हिंदी में बदल दिए गए हैं, तो वो तद्भव है। जैसे अग्नि का आग, तो आग जो है वो विकृत किया हुआ है, किसका? अग्नि का, तो तद्भव शब्द कहलाता है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका। इसमें क्या सोचना है? आगे बढ़िए। वृष्टि का अभाव, अनावृष्टि, अनावृष्टि है ना, और वही होता वृष्टि की प्रचुरता, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि, अति सर्वत्र वर्जते, अति मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ इसका जवाब जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? ध्यान से समझना। सज्जन, सद जोड़ जन, तौ की मात्रा, तौ की मात्रा व्यंजन है, आपसे पूछ क्या रहा है? विसर्ग। गायक, गय जोड़ अक, महर्षि, महा जोड़ ऋषि, यशोदा, यसह जोड़ दा, यसह जोड़ दा, यसह में बाबू विसर्ग है, तो विसर्ग है तो विसर्ग संधि का उदाहरण सी डी हो जाएगा। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। चतुर्भुज, देखो चतुर्भुज चार भुजाओं का समाहार, अगर द्विगु होता ऑप्शन में तो आप लगा देते, द्विगु नहीं है, बहुब्रीही है। द्विगु होता तो बहुब्रीही नहीं होता, बहुब्रीही है तो द्विगु नहीं है, तो चार भुजाओं का समाहार, यहाँ पर कोई ना कोई भगवान की तरफ इशारा किया जा रहा है, चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे वो विष्णु हो, कोई तो है जो विशेष अर्थ में दे रहा है। अगला सवाल है, कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? तो व्यय, कर्तव्य, व्यय, कर्तव्य बोल के देखो, कर्तव्य। जैसे अभिनेता तो अभी होता है ना, वैसे ही कर्तव्य तो व्यय। ठीक है, सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो शब्दों के बाद, तो बाद वाले को प्रत्यय कहते हैं और शब्दों के पहले वाले को उपसर्ग कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। फल फूल शब्द में कौन सा समास है? कई बार पूछ दिया है ना, 3 बार। देखो द्वंद्व समास से 3 सवाल, देश विदेश, जीव जंतु और फल फूल, 3 सवाल आपको सिर्फ समास से, द्वंद्व से पूछ दिया, चतुर्भुज भी पूछ दिया, तो हल्के में मत लीजिएगा समास टॉपिक को। अगली वीडियो हमारी समास पर ही होने जा रही है। ठीक है, समास इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो अगली वीडियो मैं समास पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है बाबू। अभ्यागत, अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अभी जोड़ आगत, अभियागत, ये यन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यन का उदाहरण है, यन का, जिसमें य, र, ल, है ना, व, ये सब आता है। ठीक है, आगे देखिए। उपवन में कौन उपसर्ग है? उपवन, तो उप उपसर्ग है बाबू। ठीक है, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उप, उप। मूल शब्द वन हो जाएगा और इसका उपसर्ग जो है वो उप हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल की तरफ देखिए।
अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है? तो देखो बाबू, उपसर्ग पूछ रहा है ना, तो मूल शब्द यहाँ लासा है और आपसे उपसर्ग पूछ रहा है तो इसका उपसर्ग हो जाएगा अभी। ऑप्शन संख्या सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कमीज, मेरी कमीज फट गई है, स्त्रीलिंग। मेरी संस्था। तोप, तोप भी स्त्रीलिंग है। सहयोग, मेरा सहयोग, इस काम में मेरा सहयोग रहा है, तो सहयोग जो है पुल्लिंग हो जाएगा। अगला सवाल है, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्पित होगा। यह नया माल है, तो नया मतलब ये विशेषण की बात कर रहा है, उसके कंडीशन की बात कर रहा है ना, और गुण की बात कर रहा है। दिन शब्द का विशेषण दैनिक। अंडे के छिलके, ये मोहन राकेश की रचना है। अंडे के छिलके और अन्य एकांकी मोहन राकेश की रचना है, जिससे सिपाही की मां ली गई है। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये किस विधा की रचना है? ये आलोचना है बाबू। ये किसकी है? किसकी रचना है? ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, आलोचना। ठीक है। विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है? विनय पत्रिका, ये तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की रचना है। अष्टयाम, अष्टयाम दो भाषा में आई थी, ब्रज भाषा शैली में आई थी और फिर रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में आई थी। तो यहाँ पर रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा ब्रजभाषा शैली। ठीक है। आगे देखिए, कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे? शिवाजी थे, साहू जी महाराज थे, छत्रसाल, इनमें से सभी हो जाएगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? बातचीत से है। बहुत आसान सवाल। अगला सवाल, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, ये ओ सदानीरा पाठ का है। रानीखेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। पहला पॉइंट ही होता है रानीखेत। रानीखेत से शुरू होता है, जहां पर पेड़ काटे जा रहे थे। मलियज की रचना है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है। अगला सवाल है, बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पाठ से है? तो बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक, जन जन का चेहरा एक में है, गजानन माधव मुक्ति बोध। खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? खिलौना, तो खिलौना बाबू पुत्र वियोग से है, जहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान एक मां की भूमिका में है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन कामायनी महाकाव्य की पात्रा नहीं है? श्रद्धा है, मनु है, इरा है, शतरूपा नहीं है। शतरूपा कौन है? मुझे भी नहीं पता। ठीक है। तो ये शतरूपा आपको बहलाने के लिए ऑप्शन दिया गया है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है? इसका सही जवाब है उसने कहा था। रोज नहीं है, पंच परमेश्वर नहीं है, तिरीछ भी नहीं है। इसका सही जवाब है उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। सही जवाब ए। गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है? तो गैंग्रीन का उल्लेख है बाबू रोज में। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को पत्र लिखा था। आगे बढ़िए, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने आरंभ करवाया था? जगदीश चंद्र माथुर ने कराया था, है ना। एज ए शिक्षा सचिव बिहार में आए थे वैशाली में, तो उन्होंने ही वैशाली महोत्सव का प्रारंभ करवाया था। सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? ये बाबू एकांकी है, मोहन राकेश की अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से ली गई है। जूठन शीर्षक पाठ किस विधा में रचित है? आत्मकथा में रचित है। मोहन राकेश का जन्म अमृतसर में हुआ था, पंजाबी थे, पंजाब अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। आगे बढ़िए, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़िए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान मुजफ्फरनगर बरला नामक गांव में है। ठीक है। आगे बढ़िए, पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? तो पठित कविता के अनुसार चातकी
स्वाति नक्षत्र की बूंदों के लिए तरसती है। ये तुमुल कोलाहल कलह में पाठ से ली गई है। सवाल, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में हुआ था बाबू, लखनऊ। ठीक है, नवाबों का नगर लखनऊ, रघुवीर सहाय। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? उषा काल का। मोहन राकेश की माँ का नाम क्या था? बच्चन कौर। मोहन राकेश की माँ का नाम बच्चन कौर। और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था बाबू करमचंद गुगलानी। किस क्या नाम था? करमचंद गुगलानी। ठीक है, आगे बढ़िए। नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? नागर सिंह। नागर सिंह। कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है? मानव की आत्मा एक, है ना, मानव की आत्मा एक, दानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक। याद आया कुछ? जी सर, याद आ गया। ठीक है, आगे देखिए। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। दुबे जी थे ये। विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया? ऑप्शन संख्या बी इसका सही जवाब है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह चौहान। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 1902। 1902। ठीक है, 1974 में 72 वर्ष की अवस्था में वो भाषण देते हैं पटना के गांधी मैदान में। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया? मुक्ति संग्राम। राजा नान्यदेव कर्नाट वंश के थे, है ना। आराम से टिक लगाओ, सारे सवाल के जवाब आप दोगे। कर्नाट वंश के थे। तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तुलसीदास बाबू 1543 और 1623 में चच्चा जी मर गए। कौन चच्चा? तुलसीदास। चच्चा तुलसीदास। ठीक है, आगे देखो। कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार कराता है? अधिनायक कराता है। और वही होता कौन जय जयकार करता है? तो होता हरचरना। लेकिन इस सवाल का जवाब जो है वो टी हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है? तो बाबू पोल्हू राम नहीं है। पोल्हू राम तो है, सॉरी, बोधा सिंह है, बजीरा सिंह है, बीरम सिंह कौन है मुझे भी नहीं पता। राष्ट्र कवि के रूप में दिनकर जी आए। ठीक है, आगे बढ़ो। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? छायावादोत्तर। तिरीच शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो ये बाबू एक कहानी है, जादुई यथार्थ की कहानी है। ठीक है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? निबंध। निबंध। हमेशा याद रखना, कभी भी गलती से यात्रा वृत्तांत पे टिक मत लगा देना। नाटक तो नहीं है, उपन्यास भी नहीं है, निबंध है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहली बात तो जगदीश चंद्र माथुर यात्रा करने तो आए नहीं थे बिहार, उनकी नौकरी लगी थी, उन्होंने यहाँ अच्छा समय गुजारा और उसके बाद उन्होंने यहाँ के सभ्यता को, संस्कृति को देखा और तब जाकर के उन्होंने एक रचना लिखा और रचना का नाम था बोलते क्षण। और स्पष्ट लिखा हुआ है किताब में कि बोलते क्षण जो है जगदीश चंद्र माथुर का निबंध संग्रह है। तो जब निबंध संग्रह है और इससे लिया हुआ है ओ सदा नीरा, तो यात्रा वृत्तांत कैसे हो सकता है? तो इस आधार पे भी मैं कह रहा हूं कि कभी भी गलती से यात्रा वृत्तांत पे टिक मत लगाना, गलत हो जाएगा बाबू। ठीक है, अगला सवाल। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो गांव का घर शीर्षक कविता के कवि हैं ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, अगला सवाल आप देखोगे। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? लो, मैंने भी अपने बैच में इसको पूछा था और आ गया मॉडल पेपर में। रघुवीर सहाय ने की थी। ठीक है, ये सवाल, ऐसे सवाल ना प्रतिपूर्ति के हैं, इसको आप छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ इग्नोर कर दो। चेकव किस देश के रहने वाले थे? तुमको पता भी है तो छोड़ दो यार। ठीक है, आगे बढ़ो। ईमान दमित्रिच चेख्यकोव पेशे से क्या था? क्लर्क था, लेकिन छोड़ दो। ठीक है। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री रह चुके हैं? मुझे नहीं पता,
मुझे जानना भी नहीं है, छोड़ देंगे। वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? ये आपके प्रतिपूर्ति के सवाल नहीं है। तो वात्सल्यता को कौन दिखाए थे बाबू? जागिए ब्रजराज कुंवर, कोमल कवल कुसुम फूले, सूरदास ने दिखाया था। कारमेन किस कहानी की पात्रा है या किस कहानी का पात्र है? नहीं पता, मुझे नहीं जानना। प्रेम के पीर के कवि जायसी हैं, है ना। बहुत आसान आसान सवाल पूछा गया था बाबू। चलो, अब हमारा सेट ए खत्म होता है, खंड अ खत्म होता है। अब हम लोग खंड ब की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से खंड ब शुरू होता है बाबू। खंड ब में सब्जेक्टिव है, बहुत 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 इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो, आपको 6 दिए गए हैं, यहाँ से यहाँ तक 6 दिए गए। मेरे प्रिय कवि, इसमें आप अपनी निजी बात लिख सकते हो, क्यों प्रिय है, हमारे पावन पर्व, ये भी लिख सकते हो, दिवाली, छठ, ईद, बकरीद, कुछ भी लिख सकते हो। महिला सशक्तिकरण मत लिखना, क्योंकि इसमें तुम फंसोगे। चुनाव प्रक्रिया भी मत लिखना, फंसोगे। लोकतंत्र की दशा और दिशा मत लिखना, फंसोगे। आपका प्रिय खेल लिख सकते हो। तो इस तरह से बच्चे जो है ना चुनते हैं कि किसमें वो कलम ज़्यादा से ज़्यादा चला सकते हैं, क्योंकि बाबू उनको नंबर चुराना है। तो आलतू फालतू काम मत करना, जिसमें तुम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो उसी का चयन करना। तुमको 8 नंबर में 7, 6 लेना है, ठीक है। 8 तो मिलेगा नहीं, मुझे पता है, लिखावट बहुत अच्छी है तो 7 तक जाएगा। तो बाबू 7 क्यों छोड़ रहे हो आप, ठीक है। आगे देखो, स्वप्रसंग व्याख्या है। स्वप्रसंग व्याख्या में आपको दिया हुआ है, कौन कौन सा दिया हुआ है देख लो। 8 नंबर का है ना, 2 बनाना है, 4 नंबर का है, 8 नंबर टोटल मिलेंगे इसमें से। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक अपना गुण दोष प्रकट, उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बातचीत का है, कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है। सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर की नारी को बेतरह दबाता आ रहा है, ये अर्धनारीश्वर का है। पवन की प्राचीर प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व बन की कुसुम मैं कुसुम ऋतुरात रे मन। तो इस तरह से आप इसका ये किसका है? ये है तुमुल कोलाहल कलह में। तो बताया हुआ है कि प्रस्तुत पंक्ति है ना इस पाठ से ली गई है, इसके लेखक ये हैं, कवयित्री ये हैं, और इस तरह से आप इसका जवाब लिख सकते थे। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, पुत्र वियोग से है, ये भी बताया हुआ है। मैंने 11th में बच्चों से एप्लीकेशन लिखने की प्रैक्टिस कराया था, और उस प्रैक्टिस में होमवर्क में मैंने खेल सामग्री उपलब्ध कराने के बारे में दिया था और लिख कर भी दिखाया था। तो यहाँ पर काम आ सकता है। अपने पिता के पास एक पत्र लिखते हुए अपने छात्रावास के बारे में बताइए, छात्रावास जीवन के बारे में बताइए। तो ये थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता है कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। तो आप यहाँ पर पहला वाला आवेदन पत्र लिख सकते हो और 5 नंबर ले सकते हो। अगला सवाल, ये आपको लघुत्तरीय है जिसमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। लहना सिंह के गांव में आया हुआ तुर्की मौलवी क्या कहता है? बता दो क्या कहता है। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? अगर ये नहीं पता तो ये दो, है ना। भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा थी? ये बना दो। गांधी जी के क्या आदर्श थे? जूठन में लेखक को देखने पर, मतलब लेखक की उस अवस्था में देखने पर माँ क्यों रो पड़ती है? बता दो। बहुत आसान आसान सवाल है। जायसी के पहले करबक में कलंक, कांच, कंचन का प्रयोग किया गया है ना। ये क्या, इससे क्या तात्पर्य है? कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? आसान सब है, ठीक है, बताया हुआ है, इसलिए मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ आंसर। कवि मुक्तिबोध ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? सितारे का मतलब है पूंजीवाद, पूंजीवादी लोग, क्योंकि उसकी सोच गंदी है, कब्जा करने की नीति लेकर के आए हुए हैं। गांव का घर शीर्षक कविता में शोक गीत का मतलब क्या है? सिनेमा जगत के गीत, लोकगीत, जो लोकगीत को रिप्लेस कर रहा है ना, वही शोक गीत है। हार जीत सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? क्योंकि भाई बूढ़ा मशकबाला पर सड़क सींचने भर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए सड़कों को सींचा जा रहा है। उसका काम है सड़कों को सींचना। और सड़क का मतलब यहाँ पर सड़क नहीं है, समाज के आम नागरिक हैं, और सींचने का मतलब जागरूक करना, ठीक है। आगे बढ़िए। यहाँ पर 3 प्रश्न जो हैं वो दीर्घ उत्तरीय है, ये 5 नंबर के हैं, ठीक है।
अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, बात बता दो। रिश्ते नाते नहीं होते, लुंज पुंज अवस्था में होते, है ना। लहना सिंह का परिचय बताओ। प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग क्या है बताओ। कवयित्री अपने आप को असहाय महसूस क्यों करती है। हार जीत में कविता का क्या भावार्थ है ना। हार जीत में गद्य कविता का क्या भावार्थ है बताओ, क्या मतलब है उसका। हार हुई या जीत हुई बताओ। भूषण के प्रथम कवित्त का सारांश लिखे, बता दीजिए उसमें। भूषण ने पहले कवित्त में ये शिवाजी के बारे में बताते हैं, उसके पराक्रम के बारे में बताते हैं, ऐसे ही। और उसके बाद फिर आपको 2 संक्षेपण दिया गया है, ठीक है। 2 संक्षेपण है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें जरूरी होती है, पानी सबसे अधिक जरूरी है अन्न के बिना, मतलब पानी की महत्ता पर बात की जा रही है। किसकी बात हो रही है, पानी की महत्ता पर। आप इसको शीर्षक बना सकते हो, पानी, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे, मनुष्य का मन सदैव गतिशील रहता है, तो ये मन के बारे में है, ठीक है। ये इंसान के मन के बारे में है। नीचे भी है 2-4 पंक्ति। तो इस तरह से आप सही जवाब लिख सकते थे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो बाबू, थैंक यू, ठीक है।